और आप देख रहे प्यारा सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों हम लोग लेके आए हैं स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड स्टेट और न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट होता क्या है। मन में क्वेश्चन उठेगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट वो कंडीशन है, बात समझिएगा, स्टैंडर्ड स्टेट वो कंडीशन है जिसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर होना आवश्यक है। समझ में आया? कहने का मतलब यदि कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, यदि वो रिएक्शन वो एलिमेंट तब स्टैंडर्ड स्टेट में आएगा जब ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा। पहली बात तो ये कि वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उनका जो प्रेशर है वो 1 एटीएम होना चाहिए, वही उसका स्टैंडर्ड स्टेट कहलाता है। क्लियर है बात? मैं यहां डिफिनेशन लिखता हूं व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट। द कंडीशन फॉर द स्टैंडर्ड स्टेट, द कंडीशन फॉर द स्टैंडर्ड स्टेट is 25 degree Celsius temperature and 1 atm pressure। बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या लिखा कि स्टैंडर्ड स्टेट मैंने जो बताया अभी आपको, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। यदि कोई सब्सटेंस, यदि कोई एलिमेंट, यदि कोई रिएक्शन, वो तब स्टैंडर्ड स्टेट में होगा जब उसके लिए दो कंडीशन अप्लाई हो। वो दो कंडीशन जब वो फॉलो करेगा तभी वो एलिमेंट, वो कंपाउंड, वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड स्टेट का कहलाएगा। तो वो कंडीशन क्या है? पहली बात तो ये कि जो टेम्परेचर है, पहली बात ये कि जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। दूसरी बात जो प्रेशर है वो 1 एटीएम होना चाहिए। तब वो एलिमेंट जहां पे, जिस एलिमेंट पे ये दो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटीएम प्रेशर, वही उसका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड स्टेट कहलाएगा। क्लियर है ये बात? देखिए जैसे अब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, कोई भी रिएक्शन या कोई कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए कि आप एंथैल्पी के बारे में पढ़े हैं, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़े हैं, यानी कि अगर कहा जाए कि एंथैल्पी का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एंथैल्पी का स्टैंडर्ड स्टेट है, तो स्टैंडर्ड स्टेट को पावर के रूप में या नॉट बोला जाता है, या तो आप जीरो बोलो, सही तरीके से यह कि इसको आप नॉट बोलो। ठीक है, यहां एंथैल्पी का सिंबल होता है H के ऊपर पावर O या नॉट या जीरो करो। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसके स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा, ये एंथैल्पी के स्टेबिलिटी के फॉर्म में बताएगा। क्यों ये एंथैल्पी स्टेबल है? क्योंकि ये जो कंडीशन है वो दो कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। ये जो है वो दो कंडीशन को अप्लाई कर रहा है H। कौन कौन सा? ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दूसरा 1 एटीएम प्रेशर है। क्लियर है ये बात? जहां पे जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड पे ये पावर के रूप में या O बोलो या नॉट बोलो या जीरो बोलो, ये यदि ये सिंबल दिखाई दे तो ये समझ लेना कि उस कंपाउंड, उस एलिमेंट का ये स्टेबल फॉर्म है या स्टैंडर्ड स्टेट है, स्टैंडर्ड स्टेट है। ये बात क्लियर है? यह स्टैंडर्ड स्टेट कहता है कि द कंडीशन फॉर द स्टैंडर्ड स्टेट इज 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटीएम प्रेशर। क्लियर है? अब देखो, ये नोट करो, अभी देखो यहां पे कि अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। ये तो हुआ अपना स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में छोटा सा टॉपिक था, वो क्या था, स्टैंडर्ड स्टेट। अब इसके हम कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या है इसका एप्लीकेशन? किसी चीज का पढ़ना है तो उसका एप्लीकेशन देखना जरूरी है। तो एप्लीकेशन क्या है स्टैंडर्ड स्टेट
का कि ये कहता है कि यदि कोई स्टैंडर्ड स्टेट है, स्टैंडर्ड स्टेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो स्टेबल फॉर्म में होंगे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है, एट द स्टैंडर्ड स्टेट ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्टेबल फॉर्म। स्टैंडर्ड स्टेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कैसे होंगे, स्टेबल फॉर्म में होंगे। क्लियर है बात? दूसरी बात क्या कि यदि कोई स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट है उनकी जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, या यह कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू इक्वल होती है किसके, जीरो के। स्टैंडर्ड स्टेट की जो वैल्यू होती है वो नियरली इक्वल होती है जीरो के। क्लियर है ये बात? मैंने क्या बताया एप्लीकेशन में, क्या बताया, यहां देखिएगा, एट द स्टैंडर्ड स्टेट, एट द स्टैंडर्ड स्टेट all element is present in the stable form। जितने भी एलिमेंट होंगे स्टैंडर्ड स्टेट में वो किस फॉर्म में पाएंगे, स्टेबल फॉर्म में मिलेंगे आपको। ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया कि जो स्टैंडर्ड एलिमेंट होते हैं, या लिखते हैं द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट मिनिमम, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट मिनिमम। एलिमेंट की बात कर रहा हूं या कंपाउंड की बात करो तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। या ये कह सकते हो और करके यहां लिखना कि द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट nearly take, the value of a standard element nearly take equal to the zero। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि यदि कोई स्टैंडर्ड एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। या यह कह सकते हो कि जो स्टैंडर्ड एलिमेंट का जो वैल्यू है एलिमेंट का वो नियरली इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है? जैसे यदि कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड लो, कंपाउंड एंथैल्पी के बारे में जानो तो जो कंपाउंड है, कंपाउंड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, आप पढ़े होगे 11th में है आपका फर्स्ट चैप्टर है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो मैंने कहा जो कंपाउंड होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। जो स्टैंडर्ड स्टेट जो होता है वो फ्री एलिमेंट या होमोजीनियस कंपाउंड के लिए। बस समझना, मैंने क्या बताया कि यदि कोई स्टैंडर्ड स्टेट है वो फ्री एलिमेंट पता है आपको, सिंगल हो, फ्री एलिमेंट या होमोजीनियस कंपाउंड के लिए इसकी जो वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू, स्टैंडर्ड स्टेट की वैल्यू जो होगी वो नियरली इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस कंपाउंड के लिए जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो वो जीरो के इक्वल कभी नहीं होगा। ये डाउट क्लियर है आपका? मैंने क्या बताया, ध्यान समझिएगा। मैंने ये बताया कि यदि होमोजीनियस मिक्सचर या फ्री एलिमेंट आप ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कार्बन ले लो, लिथियम ले लो, ठीक है, बोरान ले लो, ये क्या है आपका, फ्री है। क्या है आपका, फ्री एलिमेंट है। तो मैंने वही बताया कि जो फ्री एलिमेंट होता है
हाइड्रोजन ले लो, बोरान ले लो, कार्बन ले लो, ये क्या है आपका फ्री एलिमेंट है। हीलियम ले लो, ये क्या है आपका फ्री एलिमेंट है। वहां पे स्टैंडर्ड स्टेट की वैल्यू नियरली इक्वल टू जीरो होगा, नियरली इक्वल टू जीरो होगा। बट इन केस ऑफ द हेट्रोजीनियस कंपाउंड, हेट्रोजीनियस कंपाउंड के लिए स्टैंडर्ड स्टेट की जो वैल्यू होती है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। क्लियर है, ये समझ में आया? ठीक है, अब तुरंत आप लोग इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूं। देखते हैं स्टैंडर्ड स्टेट पे क्वेश्चन क्या पूछता है। क्लियर है, स्टैंडर्ड स्टेट पे क्वेश्चन क्या पूछता है, तो यहां क्वेश्चन नोट करिए। ठीक है, किसके लिए है, स्टैंडर्ड स्टेट के लिए है। तो क्या लिखोगे आप, क्वेश्चन क्या है, द एंथैल्पी ऑफ combustion, the enthalpy of combustion, carbon, hydrogen and sugar. ठीक है, the enthalpy of combustion, carbon, hydrogen and sugar is -400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स, -300 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स एंड -5500 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स। ठीक है, एंड calculate the enthalpy of standard, sorry, and calculate the enthalpy of sugar, and calculate the enthalpy of sugar of the standard state। ठीक है, of the स्टैंडर्ड स्टेट। मैंने क्या लिखा क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड स्टेट तो आपको पता है कि मैंने क्या बताया, यदि कोई एलिमेंट है वो तब स्टेबल होगा जब उसके लिए दो कंडीशन अप्लाई होगा। वो दो कंडीशन क्या है कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, जब प्रेशर 1 atm हो, तो वो एलिमेंट, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में या स्टैंडर्ड स्टेट कहलाएगा। तो मैंने वहां पे क्वेश्चन, हमेशा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट पे जो स्टैंडर्ड स्टेट पे माने क्वेश्चन जो आ गया, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीएससी में, वो बीएससी में जनरली नहीं पूछा जाता, इंटर नहीं पूछा जाता है। आईआईटी जेईई मेंस में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म डाल रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन मैक्सिमम करके आता है। तो क्वेश्चन क्या है कि द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कार्बन, हाइड्रोजन एंड शुगर, ध्यान समझिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड शुगर is -400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स, -300 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स एंड -5500 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स एंड कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ शुगर ऑफ द स्टैंडर्ड स्टेट। यानी कि जब कार्बन को कंबस्शन मतलब क्या जलाया जा रहा है, जलाएंगे किसके प्रेजेंसिएशन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंसिएशन में, यानी कि कार्बन को जलाया जाए, हाइड्रोजन को जलाया जाए और शुगर को जलाया जाए। तो ये कह रहा है कि जो ये कंबशन करा रहे हैं, तो जिनकी एंथैल्पी निकल के आ रही है 400, 300 एंड 5500 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको शुगर के एंथैल्पी ऑफ शुगर के स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम यहां लिखते हैं 100। क्लियर है ये बात? अब क्या करते हैं कि यहां पे पहली बात तो कार्बन क्या करते हैं, कार्बन को हम कंबशन करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंसिएशन में जलाते हैं, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड।
भैया यही ना बनेगा, C प्लस CO2 क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी C प्लस O2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहां पे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, -400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स, यानी कि डेल्टा H की जो स्टैंडर्ड स्टेट है ना, तो मैंने क्या बताया था स्टैंडर्ड स्टेट के लिए ये सिंबल होगा, तो डेल्टा H की वैल्यू कार्बन की क्या होगी, -400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स। क्लियर है। अब दूसरा क्या, किसको जलाया जाए, हाइड्रोजन को जलाया जाए, तो हाइड्रोजन को जलाया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंसिएशन में, यही जलाया जाएगा, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, यही तो बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं। अब क्या होता है कि जब वाटर बनेंगे तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिया हुआ है, -300 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो, अब क्या है, अब शुगर है, अब शुगर का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताओ, चलो नहीं पता है बता दे रहा हूं। शुगर का होता है चीनी, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, यही तो हुआ। इसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंसिएशन में जलाएंगे, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहां हम क्या लिखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ये जानो जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंसिएशन में जलेगा तो ये सीधे आपका क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। क्लियर है। जब ये बनाएगा तो आप यहां देखो बैलेंस करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 12O2, कार्बन भी 12 है, 12, और वहां वाटर कितना है, वाटर कितने मॉलिक्यूल आएंगे बैलेंस करेंगे तो 11 आएंगे। अब देखो क्या होगा कि जब हम शुगर, ये फॉर्मूला किसका आपको नोट करेगा नहीं पता होगा, तो ये शुगर क्या है, यानी कि चीनी, जो आप शक्कर खाते हो उसका फार्मूला है ये, केमिकल का फार्मूला C12H22O11, फार्मूला ऑफ शुगर। उसको हम लोग कंबशन कराते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंसिएशन में चलाते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि ये तो हम लोग ये दिखाए कि ये इस किसकी वैल्यू जो जलाने में प्राप्त हो रही है, तो ये पूछा क्या है कि शुगर का, ये शुगर का एंथैल्पी बताओ आप स्टैंडर्ड स्टेट के फॉर्म में। तो ठीक है, ज्ञात करते हैं। यहां पे क्या होता है, डेल्टा H की वैल्यू बच्चा निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, HP माइनस HR आएगा। तो कहोगे कि सर HP क्या होता है, HR क्या होता है, अरे भैया P का मतलब प्रोडक्ट, R का मतलब रिएक्टेंट, रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट ही ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो मैं किसी चीज का वैल्यू निकालना हो तो हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं, जो यहां पे हमने किया। अब देखो, देखना अब क्या है, ये क्वेश्चन आप नोट किए हो ना, ठीक है। अब यहां पे अब देखो ये शुगर को जलाए हैं, तो शुगर को जलाए तो यहाँ डेल्टा H की वैल्यू क्या आया था, 5500 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स। ठीक है, अब सारे डाटा को पुट करते हैं इस पे, ये जो डेल्टा H स्टैंडर्ड स्टेट जो फॉर्म में है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, डेल्टा H की वैल्यू क्या है, 5500 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम इसको क्या करेंगे, लिख के डाटा पुट करते हैं। तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वैल्यू कितना है, 12 है ना, 12 इंटू CO2। क्लियर है, प्लस क्या है, H2O है ना, H2O, तो H2O में क्या होगा आपका 11 इंटू H2O लिख दो, ठीक है, जनरली लिखो, ठीक है, माइनस ये क्या है, माइनस माइनस तो प्रोडक्ट हुआ। अब रिएक्टेंट में क्या है आपका H शुगर लिख दो, क्या फार्मूला उतना बड़ा लिखने जाओगे, ये शुगर लिख दो, ठीक है।
प्लस 12O2 लिख दो। लिख दिए, कोई दिक्कत? चलो अब क्या होता है, अब यहां पे डाटा रखो, माइनस में है ना, माइनस किलो जूल ये होगा, ठीक है। 500 इक्वल टू 12 इंटू माइनस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू माइनस 400 प्लस 11 इंटू वाटर का कितना है, माइनस 300 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है आपका 400 है, और आपका क्या है, वाटर का क्या है 300 है। माइनस हमको निकालना किसका है, शुगर का ही निकालना है, शुगर का ही निकालना है ना, शुगर का ही निकालना है, O2 लिख दो, ठीक है। जब इसका ही निकालना है हमको तो क्या इतना दिक्कत लेने की जरूरत है। तो यहां देखो, जब हमको इसका निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, इसका देखो यहाँ पे H शुगर का निकालना है, इसी का तो निकालना है। क्वेश्चन पूछा था कि एंथैल्पी ऑफ शुगर का स्टेडी स्टेट निकालो, तो H ऑफ शुगर निकालना है तो इक्वल कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, यहां देखो माइनस 4800 यही ना आएगा, 12 4 जा 48 होता है ना, अरे बच्चों को 48 है ना, 100 हुआ, माइनस माइनस प्लस माइनस कितना होगा 3300, 11 33, 11 3 जा 33, 100 हुआ। अब ये क्या होगा, माइनस हुआ। अब ये माइनस गया तो जो 5500 की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5500 हुआ। यहां तक समझ में आया। अरे भैया जब ये इसका निकाला हमको, इसका निकाला तो मैंने लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा था कि एंथैल्पी ऑफ शुगर ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट, शुगर के एंथैल्पी को बताना है जो स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो स्टैंडर्ड स्टेट तो मैंने दिखा दिया कि HO है, H0 लिखे हैं, H0 लिखे हैं, तो H शुगर का निकालना है, तो ये 5500 जो वैल्यू है शुगर की वो कहां जाएगी, डेल्टा H की वैल्यू साइड में जाएगी, उधर जाएगी, यहां इधर गया ना, तो माइनस जो है, जो यहाँ पे माइनस 5500 है, तो जब इस पे जाएगा माइनस के पास जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आपकी बताओ, होगा ना। अब देखो, अब ये तो नोट कर लिया आपने। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाता हूं मैं आपको, देखिए आपका आंसर आ ही गया। अब ये समझो आप, अब स्टैंडर्ड स्टेट HO, ठीक है, H नॉट करो किसके लिए, शुगर के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे कितना वैल्यू आएगा, आप देखो पहले इसको ऐड करो कितना होगा, 8 3 11 4 3 7 8, यही ना होगा, यही आया निकल के आपका, ठीक है। अब यहां पे लिखो, ये मिटा दे रहे हैं हम। अब देखो, अब यहां H नॉट यानी कि शुगर का हम स्टैंडर्ड स्टेट निकाल रहे हैं, तो क्या निकल के आया, अब इसमें से माइनस कर दो, माइनस में अब देखो आसानी से निकल जाएगा, 0 0, ठीक है, 6 और ये क्या हुआ 7 बचा, 7 5 जा 2600 किलो जूल माइनस 2600 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स आपका डेल्टा H की जो वैल्यू है, डेल्टा H जो शुगर की वैल्यू है वो कितना आएगा आपका, माइनस 2600 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स 2600 किलो जूल। क्लियर हुआ, आप लोग इसको तुरंत नोट करो। इसके साथ में अगला जो टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन, आपको पता भी होगा, बस थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर डालिए तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, कहोगे सर कैसे, आप लोगों ने शुरू से पढ़ा 9th 10th 11th
12th ये सब पढ़ ही रहे हैं आप लोग, तो अभी जनरली समय 9th में पढ़े होंगे आपको कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। रे जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट किस फॉर्म में होता है? न्यूट्रल फॉर्म में होता है। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। या यह कह सकते हो कि व्हेन द एसिड रिएक्ट विद बेस एंड मेक इट सॉल्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है? मैंने क्या बताया कि व्हेन एंड एसिड इज रिएक्टेड विद बेस, ठीक है, या व्हेन द बेस इज रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट, सॉल्ट को फॉर्मेशन करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? वो प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन। मैं यहां लिख दे रहा हूं न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन, आप लोगों को नहीं पता होगा, जनरली सबको पता होगा न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। यहां लिखना व्हेन एन एसिड इज रिएक्ट कहो या ट्रीटेड कहो, ठीक है, रिएक्ट विद, व्हेन एन एसिड इज रिएक्ट विद बेस, या वाइस वर्सा कर दो, या मैं ऐसे लिख दे रहा हूं और, यानी कि या क्या होगा? व्हेन बेस इज रिएक्ट विथ एसिड, या एसिड बेस से रिएक्ट करे या फिर बेस रिएक्ट करे एसिड से टू फॉर्म सॉल्ट। या तो एसिड बेस से रिएक्ट करे या बेस एसिड से रिएक्ट करे, ठीक है, तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एन एसिड इज रिएक्ट विद द बेस और व्हेन बेस इज रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, दिस प्रोसेस are known as न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये हुआ एक बार जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एग्जांपल बताएंगे आपको अभी, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूं कि एसिड प्लस बेस क्या बनाता है बच्चों? साल्ट बनाता है। ये ठीक है, एसिड और बेस साल्ट बनाता है। अब बात करते हैं कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो क्या होता है कि 1 ग्राम, मैं बहुत ज्यादा नहीं तो 1 ग्राम देता हूं, ठीक है, ले सकते हैं भाई, कि 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट एसिड का 1 ग्राम और बेस का 1 ग्राम, एसिड का 1 ग्राम और बेस का 1 ग्राम आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद वो कुछ एनर्जी को बाहर निकालते हैं, एंथैल्पी को बाहर निकालते हैं, कुछ अमाउंट, वही अमाउंट जो निकलता है उसी को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? कहने का मतलब क्या होता है कि व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड it react with 1 gram equivalent of base and some amount energy or heat liberated, some energy or amount liberated, ठीक है, this process are known as the enthalpy of neutralization। यदि 1 ग्राम हम लोग एसिड और 1 ग्राम और बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं इक्वल फॉर्म में, तो उनके द्वारा जो एनर्जी बाहर निकलेगी, जो एनर्जी बाहर निकलेगी वही उसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा।
यहां पे मैंने वो डिस्कस नहीं किया कि आप एसिड स्ट्रांग लेते हो कि एसिड वीक लेते हो कि बेस स्ट्रांग लेते हो कि वीक बेस लेते हो। ये मैंने यहां पे कोई चर्चा नहीं की, मैंने सिर्फ ये बोला कोई भी एसिड या तो आपका क्या हो, या तो आपका स्ट्रांग हो या तो वीक हो, या तो बेस स्ट्रांग है तो वीक हो। यदि कोई भी एसिड या बेस आपस में रिएक्शन करने के बाद जो एनर्जी बाहर निकलेगी वही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे बात आती है कि न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू होती है, न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड्स करती है कि एसिड स्ट्रांग है कि वीक है, बेस स्ट्रांग है कि वीक है। इस आधार पे देखा जाए, यदि हम स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन कराया जाए तो वहां न्यूट्रलाइजेशन देखा जाए, और वीक एसिड स्ट्रांग बेस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर उसका फॉर्म देखा जाए कि क्या न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर नोट करो, यहां पर मैं लिखता हूं क्या कि वैल्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वैल्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिपेंड्स the nature of acid and base। बेस के या एसिड के नेचर पे डिपेंड करे कि एसिड क्या है, स्ट्रांग है या वीक है, बेस स्ट्रांग है या वीक है। तो दो कंडीशन आता है, पहला क्या आएगा, पहला आपको नोट करना, पहला आएगा स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस। दूसरा क्या आएगा, वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस। क्लियर हुआ? इसको आप नोट करो। अब मैं बताता हूं कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, और वीक एसिड और स्ट्रांग में क्या कराएंगे, स्ट्रांग बेस में कराएंगे तो रिएक्शन क्या होगा। स्क्रीनशॉट लो आप लोग। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन, आपको पता भी होगा, बस थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर डालिए तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? कहोगे सर कैसे? आप लोगों ने शुरू से पढ़ा 9, 10, 11, 12 ये सब पढ़ ही रहे हैं आप लोग, तो अभी जनरली समझ 9, 10 में पढ़े होंगे आपको कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। रे जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट किस फॉर्म में होता है, न्यूट्रल फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। या ये कह सकते हो कि व्हेन द एसिड रिएक्ट विद बेस एंड मेक इट सॉल्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है? मैंने क्या बताया कि व्हेन एंड एसिड इज रिएक्टेड विद बेस, ठीक है, या when the base is react with the acid to form the salt, salt को फॉर्मेशन करते हैं, वो आपको क्या कहलाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन। मैं यहां लिख दे रहा हूं न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन, आप लोगों को नहीं पता होगा, जनरली सबको पता होगा न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। यहां लिखना when and acid is react कहो या treated कहो, ठीक है, react with when and acid is react with base, या वाइस वर्सा कर दो, या मैं आपकी लिख दे रहा हूं और, यानी कि या क्या होगा, when base is रिएक्ट विथ एसिड, या एसिड बेस से रिएक्ट करे या फिर बेस रिएक्ट करे एसिड से टू फॉर्म सॉल्ट।
या तो एसिड बेस से रिएक्ट करे या बेस एसिड से रिएक्ट करे, ठीक है, तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एन एसिड इज रिएक्ट विद द बेस और व्हेन बेस इज रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, दिस प्रोसेस are known as न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एग्जांपल बताएंगे आपको अभी, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूं कि एसिड प्लस बेस क्या बनाता है बच्चों, साल्ट बनाता है, ये ठीक है, एसिड और बेस साल्ट बनाता है। अब बात करते हैं कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो क्या होता है कि 1 ग्राम, मैं बहुत ज्यादा नहीं, तो 1 ग्राम लेता हूं, ठीक है, ले सकते हैं भाई, कि 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट एसिड, एसिड का 1 ग्राम और बेस का 1 ग्राम, एसिड का 1 ग्राम और बेस का 1 ग्राम आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद वो कुछ एनर्जी को बाहर निकालते हैं, एंथैल्पी को बाहर निकालते हैं कुछ अमाउंट, वही अमाउंट जो निकलता है उसी को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ, कहने का मतलब क्या होता है कि व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, when 1 gram equivalent of an acid it react with 1 gram equivalent of base and some amount energy or heat liberated, some energy or amount liberated, ठीक है। This process are known as the enthalpy of neutralization। यदि 1 ग्राम हम लोग एसिड और 1 ग्राम और बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं इक्वल फॉर्म में, तो उनके द्वारा जो एनर्जी बाहर निकलेगी, जो एनर्जी बाहर निकलेगी वही उसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। यहां पे मैंने वो डिस्कस नहीं किया कि आप एसिड स्ट्रॉन्ग लेते हो कि एसिड वीक लेते हो कि बेस स्ट्रॉन्ग लेते हो कि वीक बेस लेते हो, ये मैंने यहां पे कोई चर्चा नहीं की। मैंने सिर्फ ये बोला कोई भी एसिड या तो आपका क्या हो, या तो आपका स्ट्रांग हो या तो वीक हो, या तो बेस स्ट्रांग है तो वीक हो, यदि कोई भी एसिड या बेस आपस में रिएक्शन करने के बाद जो एनर्जी बाहर निकलेगी वही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे बात आती है कि न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू होती है, न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड्स करती है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। इस आधार पे देखा जाए, यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराया जाए तो वहां न्यूट्रलाइजेशन देखा जाए, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर उसका फॉर्म देखा जाए कि क्या न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर नोट करो, यहां पर मैं लिखता हूं क्या कि वैल्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वैल्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिपेंड्स the nature of acid and base। बेस के या एसिड के नेचर पर डिपेंड करे कि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो दो कंडीशन आता है, पहला क्या आएगा, पहला आप नोट करना, पहला आएगा
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग फेस। दूसरा क्या आएगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हुआ? इसको आप नोट करो। अब मैं बताता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग में क्या कराएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में कराएंगे तो रिएक्शन क्या होगा। स्क्रीनशॉट लो आप लोग।